तो मोदी हुकूमत की नई काबीना बन गई है और इसके अंदर कौन कौन चेहरे शामिल हुए हैं उस पर लगातार हम बात कर रहे हैं कि कितना जस्टिफाई वो अपने मंत्रालय को कर पा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच आपको बता दें कि इस वक्त हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़े हुए हैं और एक बार फिर से मैं यहाँ पर प्रोफेसर विशाल मिश्रा का रुख करना चाहूंगा। प्रोफेसर विशाल मिश्रा, जो आप बात कह रहे थे कि एजुकेशन पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि जब तक इंसान पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो तब तक आगे कैसे बढ़ेगा, और जब उसके पास स्किल डेवलपमेंट नहीं होगा, उसका जो विकास नहीं होगा, तब तक उसको जॉब नहीं मिल पाएगी। तो शुरुआत जो है वो बुनियाद को सही करने की है। यस, देखिए शहबाज जी, मैं एजुकेशन की तरफ ध्यान इस रूप में देना चाहूँगा कि सरकार की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए नंबर 1, जितनी भी खाली पद हैं उनको जल्दी से जल्दी भरा जाए, ताकि जो शिक्षक और स्टूडेंट का रेशियो है जी उसको पूरा किया जा सके निर्धारित मापदंडों के अनुसार। नंबर 1। नंबर 2, हायर एजुकेशन में एक इनोवेशन इंट्रोड्यूस करने की जरूरत है कि मतलब वो केवल रटी रटाई चीजों पर ही काम ना करे, वो अपने माइंड का यूज करके वैकल्पिक रास्तों पर भी एक प्रोफेशनल कोर्स के लिए भी इंट्रोडक्शन की जरूरत है जी। मैं अपना एक यहाँ पे एग्जांपल शेयर करना चाहूंगा, अनुभव शेयर करना चाहूंगा। जब मैं इजराइल में था जी, मैंने वहां पे देखा कि 5 साल का बच्चा जब वहां पे वीक डेज होते हैं ना, जैसे अपने यहाँ सैटरडे संडे होते हैं वीकेंड डेज पे, तो वहां पे शुक्रवार को सबक सलोम लग जाता है दोपहर से। तो वो वीकेंड में आ रहा था, तो मैं लैब में था, मैंने पूछा कहाँ से आ रहे हो। मुझे लगा जैसे हमारे हिंदुस्तान में डांस ड्रामा म्यूजिक की क्लास करा दी जाती है, ऐसे वो भी कहीं से आ रहा होगा जी। तो उसने मुझसे कहा कि मैं रोबोटिक्स की क्लास से आ रहा हूँ। अब जरा सोचिएगा, ये मैं बिल्कुल ईमानदारी से बता रहा हूँ जी। हमारे लैब हेड थे प्रोफेसर एरोन ब्लॉन्क, उनका बेटा था जी। उसने कहा मैं रोबोटिक्स की क्लास से आ रहा हूँ। 5 साल का बच्चा रोबोटिक्स की क्लास करता है वीकेंड में। आज इजराइल को देखिए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के मामले में कहाँ खड़ा है जी। तो ये मैं कहना चाहता हूं कि इस सब चीजों को हमारे एजुकेशन सिस्टम में इंट्रोड्यूस करने की जरूरत है। नंबर 1 जी। नंबर 2, जो हमारा लोअर लेवल है, मतलब हायर टू लोअर, इस पर काम करने की जरूरत है। लोअर लेवल पे आप देखिए, लोग एमएससी हैं, पीएचडी हैं, और जब वो बीटीसी की नौकरी के थ्रू प्राइमरी टीचर लग जाते हैं जी, तो वो क्लास में जाना नहीं पसंद करते। क्यों? क्योंकि वो उनके स्टैंडर्ड पे मैच नहीं करता। तब वो अपनी ही जगह पर 2000, 2500, 3000 लोगों को मतलब सब एम्प्लॉयमेंट कर देते हैं। बिल्कुल, ये मैंने बिल्कुल नजदीक से देखा है। ये जमीनी हकीकत है। जमीनी। अब आज मिड डे मील स्कीम सरकार ने कितना, आज मिड डे मील स्कीम वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्कीम है। क्यों? ताकि बच्चों को इनरोल्ड किया जाए। उसमें तो हम कामयाब हो गए इनरोल करने में, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन देने में हम नाकाम रहे। ठीक है। और ये शिक्षा ही है। नेल्सन मंडेला जी का स्टेटमेंट है कि यदि किसी राष्ट्र को आप बर्बाद करना चाहते हैं, नेस्तनाबूद करना चाहते हैं, तो उसके एजुकेशन सिस्टम पे अटैक कर दो। तो इस एजुकेशन सिस्टम को ओवरहाल हमें रिवाइव करने की जरूरत है। मुझे पूरी आशा है, जो नई रिपोर्ट आ रही है कि कस्तूरी रंगन साहब के चेयरमैनशिप में अपॉइंट की थी हमारी ये मोदी सरकार ने, वो शायद रिपोर्ट अब इस नए गवर्नमेंट में इंप्लीमेंट होगी। और मुझे पूरा उम्मीद है कि हमें अपने वैदिक मूल्यों के साथ मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम को, दोनों का एक बैलेंस बना के इस तरीके से चीजों को आगे कैरी ऑन करना होगा कि एम्प्लॉयमेंट रेशियो बढ़े, टीचर स्टूडेंट रेशियो मेंटेन हो, हायर एजुकेशन का स्टैंडर्ड मेंटेन हो। हम नोबेल लॉरेट क्यों नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे? हमारे शिक्षा का बजट देखिए। बिल्कुल, ये हमारे शिक्षा के बजट ध्यान दिया जाएगा। हमारे शिक्षा के बजट से ज्यादा तो बजट कोरिया कंट्री का है जी। तो अब आप बताइए कि ऐसे में हमारे यहाँ नोबेल लॉरेट कहां से होंगे? बेसिक आधारभूत इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब चीजों को समझना होगा। ठीक है सर, ठीक है। विशाल जी जो कह रहे हैं कि मैंने जैसे मेघालय एजुकेशन पॉलिसी का जिक्र किया, इन्होंने मंडेला जी का उदाहरण दिया। कहीं ना कहीं अब देश मेघालय एजुकेशन पॉलिसी और वामपंथी विचारधारा की जो शिक्षा प्रणाली थी उसके चक्र से बाहर निकलता आ रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लगातार कहा कि हमारी शिक्षा प्रणाली इस प्रकार की हो कि हमें ग्रेजुएशन करने के बाद गलियों के चक्कर ना काटने पड़े, नौकरी ना ढूंढनी पड़े, हम उसमें एक सक्षम हो, कोई ना कोई स्किल हमारा हो। इसलिए स्किल डेवलपमेंट पहली बार किसने इनिशिएटिव लिया? मोदी जी ने लिया। कहीं ना कहीं उस डिपार्टमेंट को लेकर आए कि हमारा हर व्यक्ति अगर ग्रेजुएट है तो किसी ना किसी स्किल में उसकी महारत हो। तो कहीं ना कहीं सोच है, उस पर आगे बढ़ रहे हैं। और देखिए, देश की कहीं ना कहीं अपेक्षाएं हैं, तभी दोबारा मौका मिला। और इस बार 5 सालों में देखिएगा इस तरह से काम होंगे इस दिशा में भी, तो लोग अपने आप खुश होंगे। और दूसरी बात, कहीं ना कहीं जो आपने एक बार जिक्र किया महिलाओं को लेके जी, तो आप 6 ख्वातीन अब इस वक्त वज़रा बनाई गई है जी। तो 6 बनाई गई हैं उस लिहाज से, और क्योंकि इस बार पार्लियामेंट में सबसे ज्यादा वज़रा जो यहाँ पर जो एमपी चुनकर आई गई है, तो पहली बार आज़ादी के बाद इतना है कि सबसे ज्यादा ख्वातीन आई है। क्या लगता है कि जो पार्लियामेंट के अंदर तमाम बिल है ख्वातीन से जुड़े हुए, उसके ऊपर कुछ इंप्लीमेंटेशन हो पाएगा? नहीं, बिल का तो देखिए शाबाश भाई, हमने पिछली सरकार में भी कितना प्रयास किया। महिलाओं से जुड़ा हुआ सबसे महत्वपूर्ण बिल कौन सा था? 3 तलाक का बिल।
3 बार लोकसभा में पेश किया गया, लेकिन राज्यसभा में क्योंकि हम अल्पमत में हैं, राज्यसभा में उसको गिरा दिया जाता था। लेकिन कहीं ना कहीं स्थिति आने वाले समय में ऐसे होगी, राज्यसभा में शायद हम बहुमत में होंगे। 3 महीने बाद वो सिचुएशन बनती नजर आ रही है, दिख रहा है, क्योंकि देश की जनता भी वही चाह रही है, ईश्वर भी वही चाह रहा है, क्योंकि हमारी महिलाओं का जो शोषण हो रहा है 3 तलाक के नाम पर, उसको कहीं ना कहीं आवश्यकता है खत्म करने की, और उसके लिए फिर से प्रयास किया जाएगा। लोकसभा में लाने के बाद राज्यसभा में प्रयास किया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बिल तो वही है जिसमें शोषण हो रहा है जी। लगातार हम मतलब आपको बताएं क्या, आप खुद इस बात से तकल्लुफ रखते हैं कि किस प्रकार वाकिफ हैं, किस प्रकार से लगातार रोज ऐसे केसेस आते थे कि रोटी जली हुई है तो इस आधार पर 3 तलाक दे दिया जाता था, और हालांकि कुरान और हदीस के अंदर उस बात का जिक्र नहीं है, तक नहीं है, लोगों को मिसगाइड किया जा रहा है। जी, मिसगाइड किया जा रहा है, क्योंकि वो पूरी योजना के साथ कहीं ना कहीं उनकी जो तुच्छ सोच है ना, अभी उस आधार पर हो रहा है ना। कुरान में इस बात का जिक्र हम भी कई मौलानाओं से चैनलों पे मिलना होता है तो कहते हैं कि इस तरह का कोई नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अपने कुछ स्वार्थ सिद्धि के लिए ही हो रहा है या किसी कारण से हो रहा है। लेकिन इस बात का इस बार प्रयास किया जाएगा कि 3 तलाक बिल इस बार पास हो जाए, लोकसभा में भी और राज्यसभा में। ठीक है सर, ओके। अनुज अग्रवाल साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे, कुछ ऐड करना चाह रहे थे? मैं कहते कि हायर एजुकेशन में देखिए ये अजीब बात है कि पॉलिसी बन गई है, लेकिन जो पिछली सरकार के 3 मंत्री थे हायर एजुकेशन के, चाहे वो प्रकाश जावड़ेकर जी रहे हों, चाहे कुशवाहा जी रहे हों, सत्यपाल सिंह जी, तीनों आज है ही नहीं उस मंत्रालय में जी। क्योंकि इसका मतलब, और उससे पहले भी कई मंत्री बदले गए, महेंद्रनाथ पांडे जी भी आए, स्मृति ईरानी जी भी आई, तो कहीं ना कहीं जो स्थितियां एचआरडी मिनिस्ट्री की है या हमारे देश की एजुकेशन की, उस पर एक स्थिर दृष्टिकोण सरकार का नहीं बना अभी तक। और अब जो पॉलिसी आने वाली है उसके बाद स्थितियां स्पष्ट होंगी कि सच में क्या आने वाला है, क्योंकि संघ का अपना दबाव है, बहुत सारी उसकी अपनी फिलॉसफी है, सरकार की अपनी है, बाजार की अपनी है, क्योंकि हायर एजुकेशन तो अब हमारे बाजार के खेल ज्यादा हो गए हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी कॉलेज इतने ज्यादा आ गए। तो ये बाजारीकरण के बीच में संघ का जो दर्शन है निःशुल्क शिक्षा का, वो कैसे तालमेल बैठाएगा, ये बहुत बड़ा चैलेंज है अपने आप में। ये इतनी आसान चीज नहीं है, और इससे पूरे देश का हर घर जुड़ा हुआ है जी। आप देखिए यूपी सरकार ने जब रिफॉर्म किया, अभी मैंने बेसिक एजुकेशन में देखे मैंने, तो उन्होंने जब सिर्फ एक काम किया, बायोमेट्रिक से जोड़ दिया स्टूडेंट का एनरोलमेंट, 35% एडमिशन फर्जी निकले जी। पुरानी सरकारों ने ऐसी गड़बड़ी कर रखी थी, तो इस सरकार ने इतना बड़ा चेंज उसमें किया। तो अब आप समझिए कि उसी हिसाब से स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता था, टीचर्स अपॉइंट होते थे, जबकि जरूरत ही नहीं थी जी। तो बहुत सारी गड़बड़ियां अभी निचले लेवल पे बहुत है, क्वालिटी कॉन्शियस भी होना पड़ेगा हमें। हायर एजुकेशन में जब सर ने कही बहुत सारी बातें की, हमें वो सारी चीजें इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी, उससे ज्यादा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करनी पड़ेगी, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट नहीं, सरकार एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकती। हर व्यक्ति सक्षम हो, अपने रोजगार पैदा करे और 10 लोगों को रोजगार दे, हमें वो वाली भाव पैदा करना पड़ेगा। ठीक है सर, ओके सर। लेकिन विशाल जी, क्योंकि हमने देखा है कि पिछले 5 साल के अंदर जितने कीमतें तेल और पेट्रोलियम की बढ़ी है उससे ज़्यादा कभी नहीं बढ़ पाई थी। हालांकि उसके अंदर कमी ज़रूर की गई थी, और उसको कई बार ये कहा गया था कि भाई इसको जीएसटी के अंदर लेकर आया जाए, कम से कम जो आम आवाम है उसको इसका फ़ायदा मिल पाए। क्या ऐसी कोई चीज़ें अब मुमकिन हो पाएंगी आने वाले इस 5 साल के अंदर कि उसको जीएसटी के साथ जोड़ने की कोई कोशिश की जाए? देखिए सर जी, हमें पहले तेल की कीमतें क्यों बढ़ती हैं और क्यों घटती हैं, इस आर्थिक व्यवस्था को समझना होगा। एक्चुअली क्या है कि पहले हमारे यहाँ हुआ करता था एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस मैकेनिज्म जी, एपीएम हुआ करता था, जिसके अंतर्गत क्या होता था कि कीमत कुछ भी हो, सरकार उनकी कीमत तय करती थी जी। अगर घाटा हो रहा है तो सरकार उसको सब्सिडी के रूप में उनको कंपनियों को देती थी। ठीक है। 2005 ऑनवर्ड्स, 4 ऑनवर्ड्स आप कह सकते हो, 2004 से आगे इस एपीएम को धीरे धीरे रिमूव किया गया। अर्थात अब ये दोनों, अब ये तेल की कीमत, अब जो है तेल हमारे एपीएम में नहीं है, अर्थात इसकी कीमत सरकार नहीं निर्धारित करती, अब ये अंतरराष्ट्रीय कीमत से निर्धारित होते हैं। तो ये हल्ला मचने लगता है, सरकार के तेल के दाम बढ़ गए, ये देखो अभी सरकार ने शपथ लिया और 6 पैसे बढ़ गए, या कुछ ऐसे न्यूज में सुन रहा था। ये सरासर जो है बेवजह का जो है ये रूमर है, ये सब इंटरनेशनल मार्केट से चीजें इन्फ्लुएंस होती हैं। हाँ, ये जरूर है कि इनको जीएसटी के दायरे में लाने के लिए गवर्नमेंट को वर्कआउट करना पड़ेगा, मतलब क्योंकि बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज में भी जो है इनकी कीमतें जीएसटी में नहीं है। और यहाँ पे मैं आपने जीएसटी का जिक्र किया तो मैं बताना चाहूंगा कि यूरोप में जितने कंट्रीज में जीएसटी लागू हुआ, ब्राजील आप कह सकते हो, आप यूरोप के कुछ देशों में, वहां पे दोबारा सरकार चुन के नहीं आई। जिस भी सरकार ने जीएसटी इंट्रोड्यूस किया, इट वाज वन ऑफ द ओनली गवर्नमेंट जो जीएसटी इंप्लीमेंट करने के बावजूद दोबारा फुल मैंडेट से चुन के आई है। तो उसको जीएसटी के दायरे में लाने के लिए
मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैज टू वर्क आउट कि उसके लिए किस तरीके के मैकेनिज्म डेवलप, क्योंकि जो घाटा होगा उसकी भरपाई कौन करेगा? Who will bear the burden? मुझे लगता है कि मुद्दा ये नहीं है और ना ये बीमारी है। बीमारी ये है कि हमारा जो तेल का बिल है 80% हम आयात करते हैं, 20% हम प्रोडक्शन करते हैं। भारत में जितने तेल के गैस के कुएं हैं और जो एक्सप्लोरेशन हो सकता है उसका सिर्फ 5% या 10% हमने किया होगा अब तक। हम अपना इन्वेस्टमेंट ऑयल एक्सप्लोरेशन में क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? हम लोगों ने इस पे बीच में बड़ा काम किया, दबाव बनाया था, काफी मैंने आर्टिकल्स भी छापे अपनी प्रकाशन में। तो उसके बाद एक दबाव बना, तो पिछले सरकार ने जाने से 2-3 दिन पहले एक नई पॉलिसी इशू की कि अब प्राइवेट प्लेयर्स एक्सप्लोरेशन की फील्ड में आएंगे, और उन्होंने पहली बार बिड जारी करी। और जैसे अभी सरकार बनी थी, इसके पास ही अभी उन्होंने फिर डिक्लेयर किया था इंडियन कंपनियों को हमने अलॉटमेंट दे दिया है और ये प्राइवेट प्लेयर्स भी पार्ट करेंगे। तो जितना इन्वेस्टमेंट हम बाहर अगर इंपोर्ट करके ऑयल मंगाने में अपनी करेंसी खर्च करते हैं, अगर हम अपने घर का प्रोडक्शन बढ़ा लें, जो कि बहुत ज्यादा है। अभी कल ही ये रिपोर्ट एबीपी न्यूज पे आई थी कि वो बागपत के पास तेल के कुएं मिले, पहली बात। पूरे हरिद्वार से लेकर बागपत तक पूरी बेल्ट है की, बीच में मध्य प्रदेश में मिले हैं, पश्चिम बंगाल में मिले हैं। पश्चिम बंगाल में तो 2 साल तक गैस निकलती रही, जब लोग घरों से निकलने लगी और लोगों ने बहुत शोर मचाया, तब जाकर एक्सप्लोरेशन किया ओएनजीसी ने। तो अगर हम एक्सप्लोरेशन बढ़ा देते हैं, अपना प्रोडक्शन बढ़ा देंगे, तो हमें इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ऑटोमेटिकली रेट बहुत डाउन हो जाएंगे। मतलब हमारे पास तो ये इतनी डिटेल है कि अगर ढंग से एक्सप्लोरेशन किया जाए तो हमारे पास मुश्किल से 10-15 रुपए लीटर में ही तेल बिकना शुरू हो जाएगा, जितनी हमारे पास क्षमता है। और कई ऐसे सिलेक्शन जोन बन गए जहां पर 24/7 नया तेल पैदा होता है। अब इनऑर्गेनिक तेल भी प्रोड्यूस होना शुरू हो गया है। अभी तक तो ऑर्गेनिक, और उसके अलावा लोगों का यूज भी ज्यादा, अमेरिका ने शैल ऑयल प्रोडक्शन शुरू कर दिया है। तो हम ईरान से या सऊदी अरब से या किसी और कंट्री से क्यों ले रहे हैं? हम अपनी वो इन्वेस्टमेंट अपने इसमें बढ़ाकर अपना तेल बढ़ा लें। और ये अच्छी बात है कि कम से कम सरकार ने वो नीति बनाकर और नए प्लेयर्स को और नए इन्वेस्टमेंट को फाइनल कर दिया है। ओके, मैं एजुकेशन के ऊपर आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं समझना चाह रहा हूं यहाँ पर, क्योंकि माइनॉरिटीज की अगर हम बात करें, क्योंकि ज्यादातर पर यह कहा जाता है कि माइनॉरिटीज के हक में बोलना चाहिए नहीं चाहिए, क्योंकि जब वजीर आजम बोल रहे थे तो उन्होंने सबसे पहले ये कहा था कि हमें उनका भी दिल जीतना होगा। मुख्तार अब्बास नकवी को एक बार फिर से वो डिपार्टमेंट मिला है, और कौन कौन सी चीजें हैं जिसके अंदर इंप्लीमेंटेशन होना है? जसवीर जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा। मैं पहले माइनॉरिटी वाले विषय पे भी आऊंगा। एक इन्फ्लेशन और जीएसटी का लेकर एक चर्चा में आया, मैं उस पर आप शहबाज भी ध्यान देंगे आप कि पहली बार ऐसा चुनाव हुआ पिछले कई दशकों में जिसमें महंगाई मुद्दा नहीं रहा। बिल्कुल, आपने देखा, बिल्कुल इस बार मुद्दा सिर्फ एक ही था, मोदी हटाओ या मोदी लाओ। महंगाई का कोई जिक्र नहीं था, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने महंगाई पे कंट्रोल किया है। चाहे वो पेट्रोल, बीच में पेट्रोल डीजल की कीमतें उठी फिर नीचे आई, लेकिन काबू पाया। तो महंगाई को लेकर तो एक भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल सिंपल सा और सीधा फंडा है। जब अटल जी की सरकार थी तब भी महंगाई बहुत कंट्रोल हुई थी और अब भी हुई है। रही बात जीएसटी की, जब अटल जी प्रधानमंत्री थे इस देश के, तब 1999 में उन्होंने इस बात को इंट्रोड्यूस किया था कि हम जीएसटी इस देश पे लागू करना चाहिए। उन्होंने प्रयास अपने शुरू किए, लेकिन 10 साल जब यूपीए की सरकार रही, बीच में वो प्रदेशों के साथ समन्वय स्थापित नहीं कर पाए, उनको अपने विश्वास में नहीं ले पाए और जीएसटी लागू नहीं हो पाया। लेकिन मात्र प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मात्र 3 साल में सभी के साथ समन्वय स्थापित करके सभी को अपने विश्वास में लेकर जीएसटी लागू किया। और जैसा विशाल भाई ने कहा कि विश्व का इतिहास रहा जिसने जीएसटी लागू किया और सरकार नहीं आई। कहीं ना कहीं उनके कारण रहे होंगे लागू इस प्रकार से करने के, लेकिन भाजपा ने और हमारी केंद्र सरकार ने जब लागू किया देश में, देखो उसके तुरंत बाद आपको ध्यान होगा कि गुजरात में चुनाव भी थे, विधानसभा के का भी मुद्दा है ना, उसमें इसीलिए उनको समान, यही कारण है कि यूपीए नहीं कर पाई और भारतीय जनता पार्टी ने सभी राज्यों को अपने साथ समन्वय में लेकर, विश्वास में लेकर लागू किया। और जीएसटी लागू होते ही गुजरात के चुनाव थे, जहां पे लगातार कई वर्षों से भाजपा की सरकार थी, एंटी इनकम से लेकर 36 तरह के इलेक्शन लड़ा भी गया था, जिसके आधार पर लड़ा गया। और सूरत में ही 10 में से 8 सीटें हम बीजेपी जीत गई। तो बात आती है, अब ये मैं बताना चाह रहा हूं, दूसरा माइनॉरिटी वाला जो विषय कहा, लगातार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने प्रथम उद्बोधन में भी कहा कि सबका साथ, सबका विकास के साथ सबका विश्वास भी जीतना है। आप एक बात देखिए, पिछले 5 सालों में जिस प्रकार से जो विकास कार्य हुए, चाहे हमने उज्ज्वला योजना को लेकर गैस सिलेंडर पहुंचाने हो, क्या हमने उसमें भारतीय जनता पार्टी ने देखा होगा कि ईसाई के घर जा रहा है, मुसलमान के घर जा रहा है, हिंदू के घर जा रहा है? नहीं देखा होगा। हर गरीब के घर गैस का सिलेंडर पहुंचाने का प्रयास किया जिस माता के घर पे गैस का सिलेंडर नहीं था। चाहे बिजली पहुंचाने की बात हो, हर घर में बिजली पहुंचानी, क्योंकि लगातार यूपीए सरकार ने 2004, 9, 14 तीनों अपने उसमें डाला था कि भाई हम बिजली हर घर में पहुंचाएंगे, लेकिन तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने तक भी 35% क्षेत्र में बिजली नहीं थी। भाजपा ने पहुंचाई, केंद्र सरकार ने पहुंचाई, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पहुंची। तो ये नहीं देखकर पहुंची कि किसी ईसाई के घर पहुंची है, मुस्लिम के घर पहुंची, हिंदू के, हर घर में पहुंची। चाहे उसके अलावा आयुष्मान भारत को लेकर, अब आप एक बात और नोटिस करेंगे,
जो माइनॉरिटी है उसमें माइनॉरिटी का जो परसेंटेज निकालेंगे तो उसमें शायद हो सकता है, मैं एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है, लेकिन 50% से अधिक लोग गरीब मिलेंगे। कारण चाहे वो एजुकेशन हो या कुछ भी हो। तो जो जितने भी भाजपा सरकार की, नरेंद्र मोदी सरकार की पॉलिसीज आई पिछले 5 वर्षों में, लगभग सभी गरीबों के लिए थी। जो हम 303 सीट जीत कर आए ना, इसीलिए क्योंकि देश की जनता ने जाति का बंधन तोड़ के, धर्म का बंधन तोड़कर और परिवार का बंधन तोड़कर वोट दिया है, तभी इतनी सीटें जीत के आई। वोट मिले माइनॉरिटी से आपको? जितने भी मिले हैं। हमें संतुष्टि है, वोट मिले हैं। इसी आधार पर प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने कहा कि उनका विश्वास भी जीतना है, उनका साथ लिया है, उनका विकास किया है, अब विश्वास भी जीतना है। क्यों? क्योंकि कई पार्टियां ऐसी हैं शाहबाज भाई कि तुष्टीकरण के नाते आज तक उस समाज का, चाहे मुस्लिम हो चाहे ईसाई हो, उनका विकास नहीं होने दिया। गरीब के गरीब रहेंगे, डरा कर भी रखा है, भाजपा के नाम पर डरा कर रखा है कि संघ की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, मोदी की सरकार है, ये कर देगी, वो कर देगी। कहीं ना कहीं उनका विकास नहीं होने दिया। लेकिन पहले उद्बोधन में जिस प्रकार से कहा कि हम उनका विकास कर रहे हैं, बिजली पहुंचा रहे हैं, सिलेंडर पहुंचा रहे हैं, आयुष्मान भारत का जो मैंने कहा, किसी गरीब का 5 लाख का इलाज मुफ्त हो जाना सरकार के खर्चे पे छोटी बात नहीं है। लेकिन कांग्रेस की कुछ सरकारों ने उसको इंप्लीमेंटेशन होने नहीं दिया। हाँ, और ये भी देखने वाला बात है, कांग्रेस ही छोड़िए, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में जहां बैठे दिल्ली में नहीं होने दिया। तो ये देश की जनता ने देखा है। और इतना अब कोई अनपढ़ नहीं रहा, बेवकूफ नहीं रहा। मीडिया, सोशल मीडिया के जमाने में हर चीज तुरंत पता लग जाती है, 5 मिनट नहीं लगते हैं, कुछ भी होता है पूरे देश को पता लग जाता है। तो ये कहीं ना कहीं विश्वास जीतने वाली बात हो, तो अब विश्वास जीतने का भी प्रयास किया जाएगा। मोदी जी ने आह्वान किया है तो प्रयास रहेगा। चलिएगा, लेकिन अनुज जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे इसके अंदर? जिस तरीके से बात हो रही है डिजिटल इंडिया की, डिजिटल इंडिया को मैं इसलिए लेकर आ रहा हूं क्योंकि इसके बाद में फिर विशाल मिश्रा जी से इससे समझना चाहूंगा कि डिजिटल इंडिया प्लस एजुकेशन, इस दोनों को जोड़कर ही इंडिया को आगे बढ़ाया जा सकता है। अगर ट्रांसपेरेंसी लानी है, करप्शन मिटाना है और गरीब तक योजनाओं का, सरकारी योजनाओं का लाभ मिलाना है और नया मिडिल क्लास डेवलप करना है, तो डिजिटलाइजेशन करना पड़ेगा। और ये मोदी जी की नोटबंदी के बाद की बहुत बड़ी मुहिम है, जो बीच में थोड़ी सी पिछले साल एक इलेक्शन ईयर की वजह से थोड़ी सी डाउन पड़ गई, लेकिन आज के जो लेटेस्ट आंकड़े आए हैं, भारत में डिजिटलाइजेशन और डिजिटल ट्रांजेक्शन 250% बढ़ गया है। तो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। और इसको कम से कम हम अपने बहुत सारे, हर आदमी रूटीन के बहुत सारे खर्चे ऐसे करता है जो कैश में करता है, जबकि नंबर 1 का पैसा होता है वो डिजिटल तरीके से कर सकता है। बिल्कुल, उसमें टैक्स भी देता है, उसके बाद भी कैश करता है। हाँ, इसमें सेफ रहता है, पैसा लिए घूमता रहता है जेब में। तो उसमें एक आदत डलवानी पड़ेगी जो बढ़ती जा रही है। अनुज जी की बात में एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, अनुज जी अनुमति देंगे तो। देखिए, आप शहबाज भाई इतने सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं, एक बड़ा फेमस भाषण चलता है राजीव गांधी का कि हम 100 रुपए बेचते हैं तो 15 पैसे, ऐसा शायद उन्होंने बोला था। लेकिन आज की स्थिति क्या है? डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर का जो वही डिजिटल वाला फायदा मिल रहा है। आपकी बात एंडोर्स करूंगा। मैं कुछ सरकारी स्कीमों को इंप्लीमेंट करने से जुड़ा हूं, कुछ एनजीओ से। तो वहां जो बेनिफिशियरी हैं उनके लिए उनकी जो स्कॉलरशिप या उनकी जो पेंशन या वो आता है पैसा, उसके लिए अलग से पोर्टल, पीएफएमएस पोर्टल बना दिया गया है। सारा ट्रांजेक्शन उसके थ्रू होता है, 1 मिनट में ही सब कुछ पता चल जाता है और एक भी गलत बेनिफिशियरी के अकाउंट में पैसा नहीं पहुंचता है आज की डेट में। नहीं तो लगातार 100% डिलीवरी है। मोदी जी 15% थी, वो 100% वाकई में ये चीज तो यही इंपैक्ट डाला है मोदी जी ने अपने कई उद्बोधनों में कहा है कि ऐसी महिलाएं जो विधवा हैं लिस्ट में और जो जन्म तक नहीं हुआ उन्हें पेंशन जा रही है, क्योंकि पंचायत के स्तर पर लिस्ट बन जाती थी, कोई देखने वाला नहीं था। आज डिजिटल करोड़ों रुपए का, 3400 करोड़ रुपए का गबन होता था इस आधार पर कि जो लोग पैदा भी नहीं हुए वो विधवा होकर पेंशन ले रहे हैं, ये स्थिति थी। लेकिन डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर से लिस्टेड है, आधार से कनेक्टेड है। कोई एक व्यक्ति 2 बार पेंशन नहीं ले सकता, कोई एक व्यक्ति कोई हमारी जो योजना है उनका लाभ नहीं ले सकता, क्योंकि आधार कार्ड से कनेक्ट हो रहा है धीरे धीरे, और डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर से उसकी जेब में जा रहा सीधा अकाउंट में। और सबसे फायदा क्या हुआ, 2 बार बेनिफिशियरी हो नहीं सकता। क्या नाम अनुज जी, आपने ध्यान होगा जब नरेंद्र मोदी जी ने एक आह्वान किया था कि हर घर में, हर परिवार के व्यक्ति का अकाउंट खुलना चाहिए, जनधन योजना जब लाए थे तो विपक्ष ने मजाक उड़ाया था कि बताइए जिन गरीबों के पास पैसा नहीं वो अकाउंट खोल के क्या करेंगे जी। आपको ध्यान है, लेकिन आज उस जनधन योजना का ही कितना फायदा उस गरीब को हो रहा है, क्योंकि जो उसको बेनिफिट मिलना है सारा उसकी जेब में जा रहा है, सारा उसके बैंक अकाउंट में जा रहा है। यही जनधन योजना की सोच थी नरेंद्र मोदी जी की। ये एक भारत में नए मिडिल क्लास की जनरेशन हो रही है। पहले भारत में जो 30 करोड़ मिडिल क्लास था, अगले 3-4-5 सालों में मुझे लगता है वो 60 करोड़ पहुंच जाएगा और भारत दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट होगा। बिल्कुल, वो इकोनॉमी हम कितनी बड़ी इकोनॉमी होगी जो यूरोप अमेरिका की इकोनॉमी के बराबर होगी। बिल्कुल, वाकई में काफी रिवॉल्यूशन होगा। लेकिन प्रोफेसर विशाल मिश्रा, क्योंकि आप एजुकेशन के ऊपर बोल रहे थे, मैं एक चीज समझना चाहूंगा कि जब हमने महाराष्ट्र के इलेक्शन हो रहे थे तो उस वक्त शिवसेना ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि सब बच्चों की बस्तों का बोझ मुझे कम करना है और उसको डिजिटल बनाना है। क्या उस कदम को हम आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि वाकई में अब तो शिवसेना काफी अच्छे मार्जिन से आई है और साथ ही मंत्रालय भी मिल रहे हैं। क्या लगता है कि अब आने वाले वक्त के अंदर एनडीए इसके ऊपर भी काम करेंगी कि एजुकेशन को डिजिटल के साथ जोड़ दिया जाए? देखिए शहबाज जी,
डिजिटलाइजेशन इज अ गुड थिंग, इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन बस्ता और कॉपी और किताब, बोर्ड और डस्टर और मार्कर और चाक को का कोई विकल्प नहीं है। ऑक्सफोर्ड में आज भी बोर्ड और चाक से पढ़ाई होती है। मेरी बात सुनिएगा जी। हाँ, बस्ता कम कर दिया जाए। आज मैं देखता हूं बच्चों को नर्सरी और केजी में जाते हुए बच्चों के वेट से ज्यादा उनके बस्ते का बोझ। बिल्कुल। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने क्या कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा था शिक्षा के बारे में कि 10 साल तक बच्चे को तो किताब से दूर रखना चाहिए ताकि उसका मानसिक विकास हो सके। इस बात से मैं सहमत हूं कि बस्ते को कम किया जाए। सीबीएसई ने प्रोफेसर गांगुली के चेयरमैनशिप में कमेटी बैठाई थी और शायद उस कमेटी ने रिकमेंडेशन भी किया था कि बस्ते को कम किया जाए, किताब के बोझ को कम किया जाए। अच्छी बात है, लेकिन कंप्लीट डिजिटलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, ये मेरी बात समझ में नहीं आता। और आप बताइए शहबाज जी, कंप्लीट क्लासरूम का कॉन्सेप्ट फ्लॉप सा ही हो गया है कंप्लीट डिजिटल। मैं यहाँ पे ये जोड़ना चाहूंगा कि डिजिटलाइजेशन, जो रिमोट ऑफ द रिमोटेस्ट गांव का सुदूर गांव का बच्चा बैठा हुआ है, जब तक वो शिक्षित नहीं होगा वो डिजिटलाइजेशन को क्या समझेगा? बिल्कुल। तो ये मैं कहना चाहता हूं कि उस रूट पे काम करना पड़ेगा और चीजें ग्रेजुअली बिल्डअप होंगी, जिसके लिए सरकार को सबसे पहले शिक्षकों का अपॉइंटमेंट, शिक्षक स्टूडेंट इनरोलमेंट रेशियो और शिक्षा के आधारभूत बजट को बढ़ाकर हमें वेस्टर्न लेवल पर मैच करना होगा। और सुनिएगा, शिक्षा राष्ट्र की ये शिक्षा है जो राष्ट्र का निर्माण करता है, और ये शिक्षक है जो राष्ट्र का निर्माता होता है। हम इससे, सरकार कोई भी होगी, अपने आप को अलग नहीं कर सकती। हम प्राइवेट इंस्टीट्यूशन तो केवल शोषण करने के लिए। आप देखिए दिल्ली में ना जुलाई, ये अभी एडमिशन का दौर चलता है, आप देखिए, और कितनी बड़ी आयरनी है हमारे हिंदुस्तान की कि हम सरकारी एम्प्लॉय होने के बावजूद भी अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाते। ये बताइए ऐसा क्यों? क्योंकि हमें खुद ही नहीं सिस्टम पे विश्वास है। बिल्कुल। तो इस पर वर्कआउट करने की जरूरत है, और ये तभी हो पाएगा जब शिक्षक विद्यार्थी का रेशियो बना होगा। ये तब रहेगा जब शिक्षक का अपॉइंटमेंट होगा, कोई पद खाली नहीं होंगे, किसी प्रकार की कॉन्ट्रेक्चुअलिज्म ना हो, संविदा पर की जो प्रक्रिया है इससे को शिक्षा से ना जोड़ा जाए, और शिक्षा के आधारभूत ढांचे को डेवलप किया जाए। निसंदेह भारत 21वीं शताब्दी में विश्वगुरु होगा। मैं आज आपके चैनल से ये बात स्पष्ट रूप से चलेगा। यशवीर जी से एक अच्छा मेरे दिमाग में बहुत अलग से टॉपिक ये आया है, क्योंकि पहले हम देखते थे कि जब बजट पास होता था तो बजट के अंदर अलग से एक आम बजट होता था और एक रेल बजट हुआ करता था। अब दोनों को मर्ज कर दिया गया है। रेलवे की हालत सभी को मालूम है, हर बार घाटा हो जाता है। क्या लगता है कि अब आने वाले वक्त में इस 5 साल के अंदर रेलवे को उस घाटे से उबारा जाएगा, और जो एक बुलेट ट्रेन का जो एक सपना है हिंदुस्तान के अंदर, वो क्या मुकम्मल हो पाएगा? देखिए, आपने कहा घाटा हो जाता है। पिछले 5 साल का आप आंकड़ा निकालेंगे, कहीं ना कहीं घाटे में कमी आई है, और सब वो उस आधार पर आई है, उसके बावजूद आई है कि आप किसी भी स्टेशन पे, शाहबाज भाई कितने दिन पहले आप ट्रेन पे गए थे, आप मूल्यांकन करेंगे, किसी भी आज स्टेशन पे खड़े हो जाते हैं तो आपको गंदगी नहीं मिलेगी। लोग फोटो खींचकर फेसबुक ट्विटर पे डालते हैं कि ये भारत का रेलवे स्टेशन है, ये कोई एयरपोर्ट नहीं है। आज जो एयरपोर्ट की स्थिति हुआ करती थी यूपीए शासन में सफाई के मामले, वो हमारे भारतीय स्टेशनों की हो रही है। छोटे से छोटा स्टेशन वाईफाई से जुड़ता हुआ जा रहा है। मैं पीछे काशी गया, चलो काशी तो ऐसा शहर हो गया जहां नरेंद्र मोदी जी वहां से जीत कर आते हैं, तो उसका तो चलो मान लेते हैं कि अच्छा विकास होना ही है। रायपुर मेरा जाना हुआ छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ को जहां नक्सली एरिया कहा जाता है, बैकवर्ड एरिया, उस रायपुर का भी आप स्टेशन देखेंगे ना, आप कहेंगे कि वाकई विकास हो रहा है, विकास हो रहा है। बात कही आपने बुलेट ट्रेन की, सेमी बुलेट ट्रेन तो आई गई जी। आप उसका लोग फेसबुक और ट्विटर पे फोटो डालते हैं, मेरा जाना नहीं हुआ, उसमें काशी जाती है, वो दिल्ली से जाती, उसका जो आप बैठे होंगे वंदे भारत में, वंदे भारत में इतनी सफाई है, इतनी स्पीड, और उसका रिकॉर्ड बना है, बाकायदा न्यूज़पेपर्स में आया था कि टाइम पर पहुंचने का रिकॉर्ड, आज तक वो लेट नहीं हुई है, उसमें स्पीड लिखी रहती है, मैं देखा है, लिखी रहती है। और एक बार ऐसा हुआ था कि एक जानवर कोई सामने, मतलब मैंने पता लगा था कि जानवर सामने के आने से एक दिन की घटना है, लेकिन उसके अलावा वो लेट नहीं हुई, ऐसे ही हुआ था वो। ठीक है जी जी। तो ये विकास हो रहा है, चीजें आगे बढ़ रही है। पीयूष गोयल जी ने जिस प्रकार से पिछले 3 सालों में रेलवे को लेकर काम किया, तो इसीलिए उन्हें रेलवे मंत्रालय दिया गया है कि एक कदम और आगे हम बढ़ेंगे। ठीक है, सुरेश प्रभु जी ने एक पूरा प्लान दिया था रेलवे का, उसका पूरा आधुनिकरण का, करीब 5 लाख करोड़ रुपए का, वो इन्वेस्टमेंट सारा शुरू हो गया, और मुझे लगता है बीच में सारी लाइनें बदली गई हैं, लाइनें बदली गई हैं, सिक्योरिटी नॉर्म्स बदल दिए, सारे जो मानव रहित फाटक थे वो बंद कर दिए। हाँ, वो मैं कहना चाह रहा था, मानव रहित फाटक नहीं है देश में, बड़ी कमी आई है, मॉडर्नाइजेशन बहुत तेजी से है, और लगभग जितनी भी बड़ी
बड़ी ट्रेनें हैं, चाहे राजधानी हो चाहे शताब्दी। ठीक है सर, यानी कि अब ये स्पीड कह बढ़ा सकते हैं कि दीजिए। सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास पर मोदी हुकूमत आगे बढ़ेगी। और अब से ठीक 8 मिनट बाद यानी कि 5 बजे मोदी हुकूमत की जो बैठक होगी उसके अंदर देखना है होगा कि क्या कुछ टारगेट रखा जाएगा। आप सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सवाल यही है कि आने वाले 5 साल के अंदर हिंदुस्तान की तस्वीर कैसी होगी, ये तमाम वो काबीना के जो मंत्री हैं वो तय करेंगे कि उनको अपने अपने डिपार्टमेंट में क्या करना है। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही, दीजिए इजाजत।